हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का सुपर सिलेक्टेड खान सर का टेस्ट सीरीज में बताने वाले हैं। क्वेश्चन जो भी बिहार पुलिस में आएगा इसी के बेसिस पे आएगा और यही सटीक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से और कि इसका रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि खान सर का जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन 100% ही लड़ता है। तो आप लोग देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। भैया देखिए, खान सर का टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया में ये किया गया है और सभी टेस्ट दे रहे हैं। इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो आप लोग देखिए आप लोग का कितना सही होता है। आप लोग भी मारिए और इसको याद ज़रूर करिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा, पूरा निचोड़ दूंगा इसका, फिर आप लोग अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो हम हिंदी में करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि AB रक्त की खोज किसने की थी। तो AB रक्त की खोज किसने की थी, आप लोग बताइए। कभी भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करने से होता है कि आप लोग ये भी देखिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है स्कोर। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे ए में डेका स्टेलो और अस्टली, कार्ल लैंडस्टीनर, अल्बर्ट सेंट जॉर्ज और ग्रेगरी मेंडल। तो इनमें से कौन है, आप लोग बताइए। देखिए AB रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो देखिए AB रक्त की खोज 1902 में दो वैज्ञानिक डेका स्टेलो एंड अस्टरली ने किया था। ठीक है, और उन्होंने ये खोज कार्ल लैंडस्टीन के द्वारा 1901 में खोजे गए AB और O रक्त समूह प्रणाली के विस्तार के रूप में की थी। ठीक है, तो और जैसे कि देखिए A रक्त, B रक्त और O रक्त की खोज इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने पहले ही कर दिया था, यानी 1901 में कर दिए थे। ठीक है, और फिर ए और बी समूह होता है रक्त समूह, इसका खोज देखिए डेकास्टलो और अस्टर्ली ने 1902 में किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जटिल उत्तक किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर बताइए, जटिल उत्तक किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। प्रकाश संश्लेषण, कोशिका विभाजन, पौधे को रंग देने के लिए, पानी और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए। तो देखिए जटिल उत्तक किस कार्य के लिए कि उत्तरदायी होते हैं, तो कौन सा कार्य करते हैं जटिल उत्तक। देखिए जटिल उत्तक का काम होता है कि पौधे में जो भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो जटिल उत्तक होते हैं वे उत्तक होते हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और परिवहन से संबंधित कार्य करते हैं। पौधे में दो प्रकार के जटिल उत्तक होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है यह जड़ से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन करता है। ठीक है, और फ्लोएम का काम होता है यह पत्तियों से बने खाद्य पदार्थ को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए। ठीक है, पानी और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए। जाइलम दो प्रकार के होता है, जटिल उत्तक दो प्रकार के होता है, जाइलम। ठीक है, जाइलम आप लोग याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। इसका काम होता है जल को पहुंचाना, इसका काम होता है भोजन को पहुंचाना। तो इसका दोनों जटिल उत्तक है। तो इसमें देखिए पानी और पोषक तत्व दोनों दिया हुआ है, पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सही होता है। देखिए अब तीसरे में चलते हैं। आप कभी भी कि देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से आपको अच्छा स्कोर कितना आया वो भी आपको दिखेगा। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में 100% लड़ेगा। ठीक है, ये खान सर का क्वेश्चन है, इनका 100% लड़ता है। देखिए इससे बाहर नहीं आने वाला है, आएगा तो इससे रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, देखिए कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है होगा। कोशिका राइबोसोम में अनुपस्थिति में, जैसे कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं रहेगा तो कौन सा अनुपस्थिति में उनका राइबोसोम नहीं रहेगा तो कौन सा कार्य नहीं होता। देखिए श्वसन नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो पहले आप लोग ये बताइए कि राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन पहुंचाना होता है। ठीक है, बॉडी में। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो पहले आपका एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए राइबोसोम का काम होता है क्या, प्रोटीन को पहुंचाना शरीर में
प्रोटीन को पहुंचाना। तो राइबोसोम कोशिका का एक अत्यंत आवश्यक कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। यह कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से अंतर्द्राव प्रभावी जलिका की सतह पर उपस्थित रहता है। राइबोसोम यानी आरएनए की सूचना को पढ़कर अमीनो अम्लों में जोड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? क्वेश्चन है बरगद के, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल, आरोही मूल। तो बताइए आप लोग इसमें सही आंसर क्या होगा। देखिए बरगद एक विशालकाय वृक्ष होता है, ठीक है, जिसकी पहचान इसके तने और शाखाओं से नीचे की ओर लटकने वाली मोटी मोटी जड़ों से होती है। जो आप लोग बरगद का पेड़ देखे होंगे उसमें जो होता है ना गुच्छा जैसा मतलब लटका हुआ रहता है, तो वहाँ जमकर तने की तरफ कार्य करने लगती है। ठीक है, वो जो रहता है वो तना तरह देखने में भी लगता है, जिससे वृक्ष को अतिरिक्त समर्थन मिलता है। इन्हें भी स्तंभ मूल कहते हैं। ठीक है, तो इसको स्तंभ मूल कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। जो बरगद का पेड़ देखे होंगे मतलब कि मान लीजिए पेड़ रहता है बरगद का, ठीक है, उसके तना मतलब कि वृक्ष रहता है, ठीक है, वृक्ष में ऐसे ऐसे गिरा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं स्तंभ मूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से नवजात शिशु में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो बताइए, रतौंधी, न्यूरल ट्यूब दोष, रिकेट्स, स्कर्वी। गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से नवजात शिशु में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? अगर फोलिक एसिड की कमी हो तो नवजात शिशु को इसमें से क्या हो सकता है, कौन सा बीमारी हो सकता है? देखिए गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड जिसे विटामिन B9 भी कहा जाता है, ठीक है, इसकी कमी से विकासशील भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष हो सकता है, न्यूरल ट्यूब दोष। ठीक है, इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब दोष हो जाता है। इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहाँ सूचनाएं उपर्जित की जाती है वह है? बताइए, तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहाँ सूचनाएं उपर्जित की जाती हैं, मतलब कि ये सूचना पहुंचाता है, तो कौन सा तंत्रिका कोशिका का है? सिनेप्स, डेंड्राइट या द्रुमिका, इसी को बोला जाता है। तो कौन सा मतलब है कि जो पहुंचाता है, मतलब सूचनाएं पहुंचाता है, तो इसमें हो जाएगा डेंड्राइट द्रुमिका। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए डेंड्राइट द्रुमिका वह तंत्रिका कोशिका है जहां सूचनाएं उपर्जित की जाती है। तंत्रिका कोशिका के शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है जो सूचनाओं की संचरण करती है। इसका मुख्य कार्य सूचना प्राप्त करना होता है, संसाधित करना होता है और आगे भेजना होता है। ठीक है, अब देखिए तंत्रिका कोशिका के प्रमुख भाग होते हैं डेंड्राइट द्रुमिका। ठीक है, अब देखिए अब इसके बारे में बता देते हैं आपको। तंत्री काच, बहुत सारा को लगता होगा तंत्री काच होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। इसका काम होता है कि यह कोशिका से सूचना को दूसरी कोशिका तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए अपनी कोशिका से मतलब इसके यहाँ आता है तो ये दूसरी के यहाँ कोशिका को पहुँचाने का कार्य करता है। ये भी काम वही करता है लेकिन इसमें थोड़ा सा दूसरा वे में करता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दूसरा है, देखिए तंत्रिका कोशिका का वह भाग जहाँ सूचना उपर्जित की जाती है वह है, तो सूचना उपर्जित डेंड्राइट का काम होता है, द्रुमिका का डेंड्राइट का काम होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सातवां क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों होती है? लैंगिक जनन के युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों होती है? तो आप लोग देखिए इसमें ऑप्शन ताकि संतति DNA की मात्रा पुनः संतुलित हो सके, ताकि कोशिका विभाजन सरल हो, ताकि DNA की मात्रा बढ़े, ताकि एकल जनक की पर्याप्त हो। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए लैंगिक जनन में दो युग्म होते हैं, एक नर युग्म और एक मादा युग्म। एक नर होते हैं एक मादा होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में तो इसका आपस में मिलकर नवगठित कोशिका बनाते हैं। ठीक है, यदि दोनों युग्मों में पूर्ण संख्या में गुणसूत्र हो तो संततित गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जो असंतुलन
उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, यानी वे हैप्लॉइड एन होते हैं, जैसे ताकि जब वे आपस में मिले तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण रूप से संतुलित बनी रहे। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधी होनी चाहिए ना। तो इसमें ताकि संतति में DNA की मात्रा पुनः संतुलित हो सके, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। लैंगिक जनन में युग्मों के गुणसूत्रों की संख्या अधिक क्यों होती है, तो इसमें हो जाएगा कि DNA की मात्रा पुनः संतुलित हो सके, इसलिए इसमें आधी होती है। ठीक है, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। आप भी कभी भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 8 है, कार्डियक पेशियाँ किस प्रकार की होती है। कार्डियक पेशियाँ किस प्रकार की होती है, तो कार्डियक पेशियाँ केवल हृदय में पाई जाती है और वे विशेष प्रकार के पेशी उत्तक होते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे कि ये पेशियाँ अनैच्छिक होती है, यानी इनका अनियंत्रित मनुष्य की इच्छा से नहीं होता है। ठीक है, हृदय की धड़कन मतलब स्वचालित रूप से नियंत्रित होती है और इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनैच्छिक। ठीक है, कार्डियक पेशियाँ का किस प्रकार की होती है, अनैच्छिक होती है। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। देखिए, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है। आप लोग बताइए, मतलब कि जब भी आधुनिक विश्व में लोकतंत्र कब से, मतलब कौन सा घटना हुआ उसके बाद लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, बताइए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम या औद्योगिक क्रांति या रूसी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति, इनमें से कौन सा हो सकता है, तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हुआ था, इस क्रांति के राजतंत्र का अंत हुआ था फ्रांस के गणराज्य की स्थापना। जब फ्रांस की स्थापना था तो गणतंत्र दिवस वो मनाया था। ठीक है, फ्रांस सबसे पहले तो फ्रांसी क्रांति के शुरुआत में 1789 ईस्वी में, और इसे आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की विस्तार की ऐतिहासिक शुरुआत माना जाता है। जैसे फ्रांसी क्रांति हुआ था तो उसमें 1789 में, तो उसी समय मतलब अगर विश्व में लोकतंत्र के विस्तार की गई ऐतिहासिक शुरुआत माना जाता है, मतलब जब फ्रांसी क्रांति हुआ था। ठीक है, यह क्रांति राजशाही सामंतवाद और चर्च के विशेषकारों विरुद्ध आम जनता के असंतोष से जन्मी थी। ठीक है, इस क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चलकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, सिंपली ये याद रखिएगा। ठीक है, 10वां है, नेल्सन मंडेला को कुल कितने वर्षों तक जेल में कैद रखा गया था। तो नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष तक मतलब कि जेल में कैद रखा था, 28 वर्षों तक। नेल्सन मंडेला कौन थे, आप लोग पता है। देखिए, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड यानी नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध में संघर्ष करने के कारण 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो भी संघर्ष करते हैं उस पर एक मतलब कि झूठा मोटा मुकदमा लग ही जाता है। तो नेल्सन मंडेला बहुत ही अच्छा आदमी थे, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको जो लोग अच्छा काम करते हैं उसको गिरफ्तारी ही हो जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं, अच्छा काम करना भी बहुत आजकल ये चल गया है। देखिए, उन्होंने कुल मिलाकर 27 वर्ष तक किया था जेल में बिताए थे। 1962 में गए थे वो, 1962 में वो गए थे जेल, 1962 में, और 1990 तक रहे थे, लगभग 1990 तक। इसके बाद वे 11 फरवरी 1990 को रिहा हुए थे, लगभग 28 वर्ष लग गया था उनको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, आप लोग बना सकते हैं। बताइए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, पहला बैठक। और दूसरा बैठक कब हुई थी बताइए, 11 दिसंबर को हुई थी। और तीसरा बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से असहमत हो तो वे क्या कर सकते हैं। मतलब कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार, 44वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से असहमत हो तो वे क्या कर सकते हैं। बताइए आप लोग इसका आंसर। वे अस्वीकार कर सकते हैं, उसे अदालत भेज सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या उसे अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग।
इसका आंसर हो जाएगा उसे अस्थायी रूप से नहीं, उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, अब अगले बार मतलब 14 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये इंग्लिश का है, इंग्लिश हिंदी दोनों दिए हैं, तो हिंदी का हम देखेंगे। देखिए, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? तो संविधान संशोधन, न्यायिक आदेश, संसदीय समान्वय बैठक, अध्यादेश। तो इसमें से क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये संविधान की मौलिक संरचना का हिस्सा माने जाते हैं। इन अधिकारों में कोई भी परिवर्तन केवल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है, और वह भी अनुच्छेद 368 के तहत। इसका अर्थ यह है कि साधारण कानून बनाकर संसद मौलिक अधिकारों को न तो बदल सकती है और न ही समाप्त कर सकती है। संसद को यदि मौलिक अधिकारों में संशोधित करना है तो उसे दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित करना होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संसद संविधान के संशोधन तो कर सकती है, परंतु वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। ठीक है, यानी संसद है जो मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। मौलिक मतलब कि संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक संरचना जो बना हुआ है उसको बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन सिर्फ संविधान संशोधन करके ही हो सकता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं करता है, एक मिनट, देखिए, यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो किस रीट द्वारा बाध्य कर सकता है? मतलब न्यायालय उसे कर्तव्य पालन करने के लिए किस रीट द्वारा मतलब बाध्य कर सकता है? परमादेश कर सकता है, प्रतिषेध कर सकता है, उत्प्रेषण कर सकता है, या अधिकार परीक्षा लेख कर सकता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा परमादेश। एक संवैधानिक रीट है, परमादेश एक संवैधानिक रीट है जिसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत आप मतलब देखिए 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है आपका। तो ये देखिए, जब कोई सरकारी अधिकारी, संस्था या निकाय अपने वैधानिक या सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा होता है तो इस रीट के माध्यम से न्यायालय संबंधित व्यक्ति या संस्था को यह आदेश देता है। कौन रीट के मतलब 32 और 226। ठीक है, 226 आदेश देता है कि वो अपना कर्तव्य निभाए जिसे वह करने के लिए कानून बाध्य है। यह रीट विशेष रूप से निष्क्रियता या कर्तव्य विमुखता की स्थिति में प्रयोग होती है। ठीक है, जो कर्तव्य नहीं मतलब कि कोई बाधा पहुंचा रहा है, इसके तहत मतलब ये रीट जारी करता है। कौन जारी करता है? ये न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा परमादेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था भारत की संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है? आप लोग बताइए कि निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था है जो भारत की व्यवस्था मतलब संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाते? बेल्जियम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। देखिए, भारत एक संघात्मक व्यवस्था अपनाता है, लेकिन इसकी संघीय कड़ी एकात्मक प्रवृत्ति के साथ होती है। इसे अक्सर व्यवस्थित संघ कहा जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 1 में भी वर्णित है। भारत की संघीय व्यवस्था केंद्र की अधिक शक्तियाँ प्राप्त है और राज्य केंद्र के पृथक होकर स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, बेल्जियम में एक जटिल और बहुस्तरीय संघीय व्यवस्था है। ठीक है, बेल्जियम में एक जटिल और बहुउद्देशीय व्यवस्था है। ठीक है, और जर्मनी में भी आप जानते हैं कि जर्मनी से बहुत सारा हम लोग का मतलब संविधान से मिला जुला है। जैसे कि जर्मनी एक संघीय गणराज्य है जहाँ लीडर राज्य और संविधान के तहत केंद्र से स्पष्ट रूप से पृथक अधिकारों के साथ कार्य करते हैं। जैसे कि देखिए, गणराज्य अपना भी देश है और ये जर्मनी भी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका स्पेन हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम कुछ हो रहा है इसमें। देखिए 18 नंबर
देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए। 17 नंबर अभी नहीं हुआ, 17 नंबर पहले देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित होकर अधिनियम के रूप में लागू हुआ। अब बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 में पारित हुआ, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, 12 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर सकते हैं 2005 में, सॉरी 1905 कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2005, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। तो इसका आंसर बताइए। वे स्वयं घूर्णन, उनकी रोशनी कम होती है, पृथ्वी घूर्णन गति के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए तारे टिमटिमाते, जो कुछ भी टिमटिमाते हुए ऐसा आएगा, प्रतीत होता है ये सब, तो आपको सिंपली अपवर्तन के कारण नहीं होता है ये, तो आप लोग अपवर्तन ही मारिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन कर रहा है फ्लेमिंग बाहमस्त नियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के बाहमस्त नियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। चालक पर लगने वाले बल के दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, या विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, विद्युत विभव की दिशा ज्ञात करने के लिए। देखिए तो फ्लेमिंग का बाहमस्त नियम का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा के साथ रखा जाता है तो उस पर बल किसी दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा के लिए, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। देखिए 20 नंबर में चलते हैं। देखिए तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग बताइए पहले। जूल के प्रभाव पर, सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीबेक के प्रभाव पर। देखिए सीबेक के प्रभाव पर क्यों, देखिए तापयुग्म तापमापी के दो विभिन्न धातुओं के जोड़कर बनाई जाती है, ठीक है। उनके जोड़ अलग अलग तापमान पर रखे जाते हैं। विद्युत विभव के उत्पन्न होता है और सीबेक प्रभाव कहलाता है इसको। विद्युत विभव के कारण सीबेक प्रभाव इसको बोला जाता है। तो जो विद्युत विभव जो कि ये थे, मतलब थर्मामीटर और थर्मोकपल के लिए, तो वो सीबेक नहीं दिए थे, तो सीबेक का प्रभाव इसका कहा जाता है, ठीक है। तापयुग्म या तापमापी सीबेक का प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए हम 20 तक अभी आज करवाते हैं, अगला सेट मतलब कि कल या अगले सेट करवाऊंगा, नहीं तो आज ही अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करके रखेगा। और ये क्वेश्चन है 100% बिहार पुलिस में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये खान सर का, आप जानते हैं कि आप लोग खान सर का मतलब कि जो भी क्वेश्चन होता है मिलता ही मिलता है। जैसे कि दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, पुलिस, तो मिलता ही मिलता है, 100% गारंटी रहता है। तो खान सर का क्वेश्चन है, मिलेगा मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो इससे रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए। हम एक सेट पहले बना दिया हूँ और दूसरे सेट में मैं फिर से कल से अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो आप लोग कभी भी वीडियो देखिएगा इसमें कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।